में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब ये वीडियो नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया है, उसको नहीं देखा था आपने, देख लीजिए। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? इस वीडियो में हम कवर करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। क्या कवर करेंगे? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो गया था तो आइडिया ऑफ नेशन लोगों के मन में कैसे आया था। ठीक है, कि कैसे लोगों को विश्वास हुआ था कि हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे, सबकी मेंटेलिटी अलग थी। कैसे सबको फील हुआ कि नहीं हम सब एक हैं, ये सब चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रांस में सबसे पहले जब मतलब फ्रांस जब आज़ाद हुआ था 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद, ठीक है, आज़ाद हुआ था, तो पहली बार आज़ादी होने के बाद जो राजा का पावर था वो लोगों को मिला था। राजा का पावर किसको मिला था? लोगों को मिला था पहली बार। उससे पहले 1789 से पहले जो भी वहाँ का लॉ था वो सब राजा के हिसाब से चलता था। ठीक है, 1789 के बाद सारा पावर किसके मिला था? लोगों को मिला था। तब पहली बार लोगों ने क्या किया था? लोगों ने अपना देश डिजाइन किया था, मतलब देश के सारे लॉ बनाए थे। पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, ऐसा हुआ था। और ये ऐसे नहीं हुआ था, बिकने से पहले लोगों ने एक कि कैसे लोग यही करें कि हम सब एक हैं, इसकी भावना जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, वो लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए कि हम सब एक हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए थे, जिससे लोगों को लगा कि नहीं हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, जिससे हमारा देश आज़ाद होगा। वही हम अब बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या क्या सोचा था। उन्होंने सोचा था, उन्होंने जैसे आइडिया एक दिया था। कैसा आइडिया? द आइडिया ऑफ ला पेट्री। तो ला पेट्री का मतलब होता है द फादरलैंड। उन्होंने मतलब ये लोगों के अंदर दिमाग में डाल दिया, क्या है? ये तुम्हारे पिता की भूमि है, ये तुम्हारे पिता की धरती है। ठीक है, एंड रेस्टिट्यूशन, यानी तुम यहाँ के लोग हो, तुम यहाँ के निवासी हो, तुम यहाँ के रहने वाले हो। अब मान लीजिए कोई भी लोग हो, जब पता चले कि ये मेरे पिता का घर है, मेरे पिता का ज़मीन है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और आप भी यही फील करें कि ये मेरे पिता का ज़मीन है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यानी आप भी यहीं का रहने वाला, मैं भी यहीं का रहने वाला, तो दोनों आदमी मिलकर एक आइडेंटिटी बन रही है ना कि दोनों आदमी सेम जगह के हैं, दोनों आदमी सेम प्लेस के हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, वो ऐसे आइडिया बनाए थे। और क्या बनाए थे? और उन लोगों ने बोला था, मतलब जो रेवोल्यूशन उन्होंने कहा था कि सबको इक्वल राइट मिलेंगे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके अंदर सबको इक्वल राइट मिलेंगे। सबको इक्वल राइट का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई बड़े का मतलब बड़े आदमी का लड़का हो, एक गरीब का लड़का हो, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हो, सबको इक्वल राइट मिलेंगे। ठीक है, सबको इक्वल अधिकार होगा, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था, मतलब ये बताया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? जब वो आज़ाद हो गया था, लोगों ने जब बनाना शुरू किया, क्या बनाना शुरू किया? अपने देश के लॉ वगैरह बनाना शुरू किया कि हम देश कैसे चलाएंगे, क्योंकि उससे पहले तो राजा चलाता था 1789 से पहले। अब 1789 के बाद जब लोगों को बारे मतलब कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, उन्होंने किया एक नया फ्लैग बनाया, मतलब जो राजा का फ्लैग था उसको हटा के अपना एक खुद का नया फ्लैग उन्होंने बनाया था। ठीक है, नया फ्लैग बनाया था, तो उन्होंने एक 3 कलर यानी 3 कलरों का अपना एक नया फ्लैग बनाया था। ठीक है, किसके जगह पर बनाया था? जो राजा का फ्लैग था उसको हटाया। राजा कौन सा फ्लैग था? राजा का फ्लैग का नाम था फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। राजा का फ्लैग का क्या नाम था? फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। उसको हटा के फ्रांस के लोगों ने अपना न्यू फ्लैग बनाया था। ठीक है, जो 3 कलर का था। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये होने के बाद जो आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कैसे स्टेट जनरल थे। ठीक है, तो स्टेट जनरल का नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया था? नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया था। स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रख दिया गया था। अब पहले था स्टेट जनरल लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते थे, लेकिन अब स्टेट जनरल लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब फ्रांस में जैसे ही आज़ादी मिल गई तो लोग अपने नियम कानून बना रहे थे, तो उसमें क्या बनाए कि जो स्टेट जनरल का नाम था उसको चेंज करके नेशनल असेंबली नाम रख दिए। और क्या किए? जो लोगों के द्वारा अब स्टेट जनरल यानी नेशनल असेंबली के लोगों को चुना जाने लगा। जैसे
हम लोग सांसद, MLA, MP वगैरह होते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं और चुनते हैं, वैसे ही लोग वहाँ के चुनते हैं। ठीक है, चुनने के लिए उन्होंने वैसे अधिकार बना दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब नए नए सॉन्ग बने, जैसे देशभक्ति गाना कहते हैं, इसे देशभक्ति गाना कहते हैं, नए नए सॉन्ग्स बने। याद कर लीजिएगा, हेम्स मतलब सॉन्ग होता है, क्योंकि आप NCERT पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको एकदम इजी से इजी वे में बता रहा हूँ। ठीक है, नए हेम्स बने। नए हेम्स का मतलब क्या होता है? हेम्स का मतलब होता है सॉन्ग, मतलब नए नए देशभक्ति गाने बने। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में भी बहुत सारे देशभक्ति गाने हैं, वैसे ही वहाँ देश गाने बने। वोट्स वेर टेकन, वोट्स मतलब क्या होता है? नारा। वोट्स का मतलब क्या होता है? नारा। नए नए नारे बनाए गए। क्या क्या बनाए गए? नए नए नारे बनाए गए, जैसे लोग एक दूसरे का आइडेंटिटी फील करें और आप भी बोले हम भी बोले, ऐसे नारे वहाँ पे बनाए गए। ठीक है, नए नए गाने बने, नारे बनाए गए। और क्या हुआ? और मैट्रियस कॉमरेटेड का मतलब होता है शहीदों को याद करना। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेवोल्यूशन हो और एक भी आदमी ना मरे, एक भी आदमी ना शहीद हो। तो फ्रांस में जितने लोग शहीद हुए थे लड़ाई के दौरान, उन सबको क्या किया गया? याद किया गया। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, मार्टियर्स कॉमरेटेड, यानी सबको याद किया गया। ऐसा किसके हित में किया गया? सब नेशन के हित में किया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए। और वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे जितने सारे स्टेट, जैसे अपने इंडिया के अंदर 29 स्टेट है। ठीक है, वैसे ही फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे स्टेट थे। ठीक है, और जितने सारे स्टेट थे सब पे जानते हैं क्या लगता था? सब पे टैक्स लगता था। जैसे मान लीजिए आप में से कोई, मान लीजिए मैं यूपी का रहने वाला। ठीक है, आपको मुझे यूपी से बिहार जाना है, यूपी से बिहार जाना है, यूपी से बिहार जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। फिर मान लीजिए मुझे बिहार से पंजाब जाना है, मुझे बिहार से पंजाब जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। या मुझे मान लीजिए पंजाब से दिल्ली आना है, तो दिल्ली आने के लिए टैक्स देना पड़ता। हर जगह का टैक्स अलग अलग था। ठीक है, इस सारे टैक्स को हटा दिया गया। ठीक है, इस सारे टैक्स को हटा दिया गया, मतलब एक दूसरे जाना था। और एक प्रॉब्लम थी कि मान लीजिए मैं यूपी का रहना हूँ, यहाँ पे 1 किलो आलू की कीमत 20 रुपये है, वही मैं बिहार में जा रहा हूँ तो वहाँ पे 25 रुपये है, दिल्ली में जा रहा हूँ तो 15 रुपये है, पंजाब में जा रहा हूँ तो 25 रुपये है। ठीक है, और किसी स्टेट में जा रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ और है। ऐसे ही वहाँ पे भी हर जगह डिफरेंट डिफरेंट था। इन सबको हटा के सबका यूनिफॉर्म रेटेड मेजर ला दिया गया, मतलब सबको सेम ला दिया गया। जैसे आप यूपी में कर दे, दिल्ली में कर दे, पंजाब में कर दे, हरियाणा में कर दे, मध्य प्रदेश में कर दे, कहीं भी कर दे, रेट इक्वल होगा, रेट सेम होगा। ये सारे चीज लागू कर दिए गए, मतलब जो नियम कानून बन रहे थे उसमें सारी चीज लग गए थे। अब वेट एंड मेजर का मतलब देखिए, वेट का मतलब तो मैं बता दिया, आलू का एग्जांपल लेके। मेजर का मतलब क्या? मेजर का मतलब जैसे वहाँ का कपड़ा, मान लीजिए यहाँ पे मैं यूपी में हूँ, यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और वही मैं पटना जा रहा हूँ तो 1 मीटर में 80 सेंटीमीटर, वही दिल्ली जा रहा हूँ तो 1 मीटर में 120 सेंटीमीटर। ऐसे वहाँ का सिस्टम था, मतलब नापने का तरीका भी इक्वल नहीं था, हर स्टेट का अपना अलग अलग तरीका था। ठीक है, उस सब को हटाकर भी एक तरीका ला गया कि मतलब हाँ आप यूपी के हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बिहार के भी हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दिल्ली के भी हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें मतलब फ्रांस में लागू हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या होगा। ठीक है, अब आगे ये सब हो गया। अब जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, अब बोले जैसे फ्रांस जो है ना वो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर का एक देश है फ्रांस। अब यहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, वो सोचे नहीं अब सिर्फ हम अपने फ्रांस तक सीमित नहीं रहेंगे, अब हम फ्रांस को छोड़ के पूरे यूरोप को आज़ाद कराएंगे। किसको? पूरे यूरोप को आज़ाद कराएंगे। अब पूरे यूरोप को आज़ाद कराने की भावना लेकर कि हर देश से राजा को मिटाएंगे और प्रजा का शासन लाएंगे, इस नारा को मतलब लेकर, मतलब ऐसी सोच को लेकर वो इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया से बोल रहा हूँ, फ्रांस से बाहर, अलग अलग कंट्री में जाके आज़ादी की भावना फैलाने लगे। अब उन्होंने कैसे फैलाया, कैसे क्या हुआ, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये शॉर्ट नोट मिल जाएगा। ठीक है, अब तक आपने देखा कि कैसे
जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, वो कैसे उन्होंने सोच लिया था कि अब पूरे यूरोप को आज़ाद कराएंगे, ठीक है। और जब ये न्यूज़ फैली, मतलब अलग अलग देश में, अलग अलग सिटीज में जब ये बात फैली कि फ्रांस आज़ाद हो गया है, फ्रांस के लोग अब जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जब ये बात फैली तो जानते हैं क्या हुआ? जब ये बात फैली तो जितने भी पढ़े लिखे लड़के थे, यानी एजुकेटेड स्टूडेंट जितने थे और एजुकेटेड मिडिल क्लास के जितने लोग थे, सारे लोगों ने मिलकर क्या बनाना शुरू कर दिया? जैकोबिन क्लब। आप जैकोबिन क्लब क्या है? नहीं तो आपने पढ़ा होगा, फिर बता देता हूँ एक बार। जैकोबिन क्लब बनाने लगा, मतलब एक ऐसा क्लब, मतलब एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे इकट्ठा लोग होकर ये डिसाइड करते थे, ये प्लान बनाते हैं कि हम अपने देश को, अपने सिटी को कैसे आज़ाद करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? जो फ्रेंच आर्मी था, मतलब जो रेवोल्यूशनरीज थे, सोचे थे पूरे यूरोप का आज़ाद कराएंगे। जब सोच लिए थे पूरे यूरोप का आज़ाद कराएंगे तो सब जगह अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लड़ाई के कोई राजा अपना पावर तो देगा नहीं। आप चाहे मैं, मान लीजिए मैं ही अगर राजा होता, मैं थोड़ा कहता हाँ लोग आओ आओ मुझसे मेरा पावर ले जाओ, मैं आज के बाद से राजा नहीं रहूँगा, ऐसा तो मैं कहने जाता नहीं। तो उसको हटाने के लिए, मतलब कोई भी राजा, उसको हटाने के लिए आर्मी की जरूरत तो पड़ेगी ही लड़ने के लिए। वही जो फ्रांस था वो अपनी आर्मी बहुत सारी जगह तक भेज दिया। 1789 में आज़ाद हुआ था और 1790 तक, 1789 में आज़ाद हुआ था, 1790 तक यानी एक साल के अंदर वो अपनी आर्मी हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में, इतने जगहों पे भेज चुका था। कहाँ भेज दिया था? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली, इतने जगहों तक वो 1790 तक फ्रांस से अपनी आर्मी भेज दी थी, ठीक है। अब उस टाइम अब क्या हुआ? इतने जगह तक चली गई, ऐसे नेशनलिज्म का आइडिया जो था वो अब्रॉड हो गया, मतलब नेशनलिज्म की आइडिया यूरोप और यूरोप से बाहर ऐसे फैला। कि नेशनलिज्म का आपको समझ में आ गया पूरी कहानी कि नेशनलिज्म का आइडिया कैसे फैला था, वहाँ की क्रांतिकारी थे वो क्या क्या किए थे, कैसे आदमी दूसरे देश में मूव किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग जब लोगों को पता चला, स्टूडेंट को पता चला, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों को पता चला कैसे जैकोबिन क्लब बनाया, ऐसे नेशनलिज्म की भावना फैलती गई लोगों के अंदर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब फ्रांस का जो आर्मी का पूरा कंट्रोल जिसके हाथ में था उसका नाम था नेपोलियन। यहाँ पे गाना बनना चाहिए, जिसका था हमें वर्षों से इंतजार हो घड़ी आ गई। आप लोगों ने नेपोलियन का नाम पता नहीं कब से सुना होगा, ठीक है। तो आज नेपोलियन जी को पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन था, ठीक है। नो डाउट ए डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब फ्रांस की जब पूरी आर्मी इसके कंट्रोल में थी तो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब डेमोक्रेसी को हटा दिया। लेकिन इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, ठीक है, जिसको हम जानते हैं सिविल कोड ऑफ 1800 कोड। जिसको हम जानते हैं क्या? सिविल कोड ऑफ 1800 कोड, चाहे इसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग के बोर्ड में 99.99% गारंटी है कि क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा आता है, ठीक है। इसको तो 100% याद कीजिए कि सिविल कोड ऑफ 1800 कोड क्या था, क्या नेपोलियनिक कोड क्या कहते हैं, क्या था, इसमें क्या था, ठीक है। तब अब जानिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप देखिए, इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कुछ अच्छे काम किए थे। कौन से अच्छे काम किए थे? पहला काम, प्रिविलेज बाय बर्थ, यानी जो लोगों को जन्म से अधिकार मिलता था, जो लोगों को जन्म से अधिकार मिलता था, वो सारे अधिकार खत्म कर दिए। मतलब कि मान लीजिए कोई एक ऑफिसर है, ठीक है, उसका लड़का हुआ तो वो भी ऑफिसर कहलाएगा, मतलब वो भी ऑफिसर जन्म से ही बन गया। ये सारा चीज उसका हटा दिए थे कि मतलब एक राजा का मतलब एक राजा तो मतलब राजा तो हट ही गया था, जैसे एक ऑफिसर का लड़का हो या गरीब का लड़का हो या मिडिल क्लास का लड़का हो, सबको इक्वल अधिकार दिए, ठीक है। सब मतलब ये नहीं कि बड़ा आदमी है तो उसका अधिकार अलग, छोटा आदमी तो उसका अधिकार अलग, सबको इक्वल अधिकार दिए। पहला अच्छा काम ये किया था। दूसरा अच्छा काम क्या किया था? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सारे लोगों को इक्वल माना था, इक्वल मानता, मतलब किसी को अलग नहीं, किसी को पहले तो जन्म से खत्म किया। प्लस
जितने लोग थे सबको इक्वल राइट दिया, सबको इक्वल मारा, किसी को किसी से बड़ा छोटा नहीं मारा। ठीक है, दूसरा अच्छा काम। तीसरा अच्छा काम क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी भी किया। जैसे मतलब मेरा इतना जमीन, मान लीजिए मेरे पास 10 कट्ठा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, मेरे पास जितना जमीन है, मेरा जमीन मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई ले नहीं सकता, जबरदस्ती हड़प नहीं सकता, मतलब गैर कानूनी तरीके से। ये उसने एथिक किया, मतलब विश्वास दिलाया, ये अच्छा काम किया कि आपका है तो आपका ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता। नहीं तो जैसे पहले के जमींदार ले लिया करते थे सब, वैसे ये हटा दिए, ये अच्छा काम किया। आगे देखिए कौन सा अच्छा काम किया। और ये सिर्फ जो अच्छा काम किया सिर्फ अपने मतलब फ्रांस तक ही सीमित नहीं रखा, इसका जहां जहां कंट्रोल था वो सब जगह इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसा इसका कंट्रोल उस टाइम था डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, इन सारी जगहों पे इसने इस काम मतलब इन तीन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। अब देखिए आगे, ठीक है। अब इसने क्या किया, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को भी एबोलिश कर दिया। अब फ्यूडल सिस्टम क्या है, फ्यूडल सिस्टम में ये होता है कि राजा जो होते हैं या लैंड ओनर, जैसे मैं आपको बताया हूँ, बड़े बड़े जमींदार उनका जमीन ले लेते हैं और उनसे काम कराते हैं और उन्हीं की जमीन पर उनको तनख्वाह देते हैं, ऐसे मतलब करते हैं ना कि एक तरह से गुलाम बना कर रखते हैं। ठीक है, इस चीज को भी इसने हटा दिया। और फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम, सर्वडम एक एथी होता है, सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज, ये एक एथी होता है। ऐसा चीज होता है ना कि आप मान लीजिए किसी लैंड ओनर, जैसे आपने सुना होगा कि एक जमींदार में लोगों का सारा जमीन भी लेते थे सब, और उनसे काम भी कराते थे सब, उन्हीं के जमीन पे सारा सामान उगता तो भी ले लेते थे सब, फिर भी बोलते सब कि तुम पे भी कर्जा ही है, कर्जा कभी खत्म ही नहीं होता। ये सारी चीजों को इसने हटा दिया, खत्म करा दिया। ठीक है, ये अच्छा काम किया। और देखिए गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सारे टैक्स लगते थे, इतना ज्यादा टैक्स था कि हमको मान लीजिए कि एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, उसको भी इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, हटवा दिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, मतलब जो उस टाइम पे जो जिससे सामान जाता था आता था, जिससे बात वगैरह हो सकता था, उस सबको इसने बेहतर किया, मॉडर्नाइज किया उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, 1790 के हिसाब से इसने अच्छा काम किया। 1804 में जो आया था सिविल कोड, उसके हिसाब से इसने जितना हो सका उतना बेहतर किया, ये अच्छा काम किया। ठीक है, अब इतना सब काम देख के, इतना सब काम देख के आपको भी लग रहा होगा अरे कितना अच्छा अच्छा काम किया है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कितना अच्छा अच्छा काम किया है नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन कितना अच्छा अच्छा काम किया है। तो ये सारे काम देखे जो किसान थे, मजदूर थे, आर्टिसियन थे, वर्कर्स थे, और जो नए नए बिजनेस स्टार्ट किए थे, वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे, इतने ज्यादा राइट उनको मिले, क्योंकि इससे पहले तो राजा करते थे तो इतना भी नहीं था, तो एक तरफ से उनके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया, एक तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो बहुत खुश थे। ठीक है, बहुत खुश थे। और इसने एक और अच्छा काम किया था, जो कुछ देर पहले भी मैं आपको बताया था कि वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम का जो अलग अलग था सारी जगह पे, उसको भी सब इक्वल कर दिया था। ठीक है, सब इक्वल कर दिया था। ठीक है, और सारी जगह जैसे आजाद होने से पहले हर जगह की करेंसी, जैसे एक जैसे फ्रांस है तो फ्रांस एक कोई देश नहीं था, उसके कुछ पार्ट पे दूसरे जगह राज करता था, दूसरे पार्ट पे दूसरे कोई राजा था, तीसरे पार्ट पे तीसरा राजा, और जहाँ का जो राजा था वहाँ का करेंसी उस पार्ट पे लागू करता था। इस सारी चीजों को हटाकर जब फ्रांस एक बन गया, इसने एक करेंसी भी लगा दी कि फ्रांस के सारे लोग एक ही टाइप की करेंसी यूज करेंगे। ठीक है, ये अच्छा काम किया देश ने। ठीक है, अब शुरू में क्या हुआ, इसकी आर्मी जहां जाती थी, नेपोलियन की जो आर्मी थी जहां जाती थी, वहां इसको एक देवता, किसकी आर्मी देवता के रूप में स्वागत करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यही है जो हमें आजादी दिलाएंगे। मतलब इनको बहुत ज्यादा मानना, बोलते हैं उसको वैसे मानते थे। जैसे हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में के सिटीज ब्रूज, मैज, मिलन, वार्सो, इस सब में इनको हार्बिवर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में मानने लगे लोग कि यही है जो हमें जो फ्रीडम लाएंगे, यही है जो फ्रीडम लाएंगे और सबको आजादी दिलाएंगे, सारे लोग आजाद हो जाएंगे, सारे लोग मुक्त हो जाएंगे।
तो शुरू शुरू में तो लोग ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और लोग इनको ऐसे स्वागत करते थे बहुत अच्छे से। लेकिन 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 कुछ समय बाद ही ये पूरा मामला एकदम उलट पुलट हो गया। मतलब जैसे कि लोग इतना अच्छा मानते थे, वो एकदम से उनका विचार बदल गया। अब क्यों बदला? देखिए, वो कुछ कामों को से बदला। जैसे नेपोलियन का मानना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन काम है, मतलब जैसे जैसे इंडिया के हिसाब से मैं बताऊं तो जैसे जो पार्लियामेंट के काम है, जैसे चाहे कोई नया कानून बनाना हो या देश को चलाना हो, इसको ज्यादा लोग ना चलाएं, इसको ज्यादा लोगों के हाथ में ज्यादा ना जाए, वो सब पावर खुद ही ले लिया। नेपोलियन सब पावर खुद ही ले लिया, ठीक है। ये इसने काम के हाथ पे नहीं जान दिया। दूसरा काम क्या किया कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। टैक्स का किया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, पैसे के लिए टैक्स का किया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद क्या काम किया? सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस, न्यूज़पेपर वगैरह। अगर न्यूज़पेपर में आप उस टाइम के न्यूज़पेपर में अगर नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी छपता तो नेपोलियन उसको मार देता। मतलब सेंसरशिप लगाना मतलब बोला होता है कि अगर जो वहां का हुकूमत कर रहा है उसके खिलाफ आप कुछ भी छापते हैं तो आपको मरवा देगा, चाहे आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो नेपोलियन जो था वो सेंसरशिप लगा दिया था, ठीक है, सेंसरशिप लगा दिया। और क्या किया था? फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्रेंच आर्मी, मतलब लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फ्रांस के आर्मी में भर्ती करने लगा। लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के फ्रांस के आर्मी में भर्ती करने लगा, उनकी मर्जी हो चाहे ना हो। क्यों भर्ती करने लगा? क्योंकि वो मानता था, वो सोचता था कि मैं पूरे यूरोप को जीत लूंगा, मैं पूरे यूरोप को जीतूंगा। इसके लिए लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करने लगा बिना उनके मर्जी की। इस सब कामों से लोग बहुत नाराज हुए इससे। तो इतना अभी तक आपने पढ़ा नेपोलियन में के बारे में। और जो हमारा टॉपिक 1 था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें जो टॉपिक नंबर 2 होगा उसको हम अच्छे से डिटेल करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दो, उसके बाद टाटा बाय बाय।